अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन अगर ऐसे हुआ है कि आपको हंसने के ज़्यादा मौके नहीं मिले, तो फिर मेरी उम्मीद है कि आपने कल जो पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ी रंगारंग तकरीब हुई है वो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसमें हंसने के बेशुमार मौके हमें दिए गए और उसका क्रेडिट भी हुकूमत ने लिया। हर चीज़ का क्रेडिट लिया है वैसे उन 3 साल की परफॉर्मेंस पे जो एक रिपोर्ट है उसमें हर चीज़ का क्रेडिट लिया है, लेकिन ये क्रेडिट नहीं लिया कि उन्होंने हमें बेशुमार हंसाया इन 3 सालों में। और जो मेन पॉइंट्स है रिपोर्ट के वो अभी आपको मेमल, बेनजीर और रीमा बताएंगी। तो कौन आप में से शुरू करना चाहेगा? मैं अच्छा, एक ग्राफिक भी आया था। हाँ, वो ग्राफिक, उसका नाम था डेटा। पीटीआई के एक ऑफिशियल अकाउंट से एक ग्राफिक आया, उसका उन्होंने कहा डेटा, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो हुकूमत में जो उन्होंने चीज़ें की, जैसे उन्होंने दरख्त लगाए और कामयाब जवान प्रोग्राम वगैरह, उस पर उन्होंने बड़ा मोटरवे, मेट्रो, हेल्थ कार्ड, टिक टिक टिक, नून लीग पे काटे, पीपल्स पार्टी पे भी काटे, तो सारे काटे थे। नून लीग को एक उन्होंने दो मोटरवे गलत बात नहीं, मैं 2 दिए और मेट्रो वो वैसे कैसे दिया होगा, दिल पे हाथ रख के, बहुत मुश्किल होगा। खैर, मेरे ख्याल से उस डेटा में अपने वाले में इनकी 2 एरोज भी थी जो ऊपर जा रही थी। रेमिटेंस, लेकिन उस एक्सपोर्ट डेटा में उनको 2 और ऐड करने चाहिए थे। एक इन्फ्लेशन, महंगाई, और उसमें एक कांटा लगाना चाहिए था। एक रिफॉर्म्स, और उस पर लगाना चाहिए था 2 कांटे, क्योंकि मीडिया फ्रीडम पे उस पर भी कांटा लगाना चाहिए था। वो मेरे ख्याल से भूल गए। अच्छा, फिर एक रिपोर्ट आई, देखिए आपने, एक रिपोर्ट थी कोई दो वो जो जबरदस्ती रिपोर्ट आई है। हाँ, वो रिपोर्ट, वो हर साल वैसे आती है, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मैंने पिछले साल की भी पढ़ी थी। उसमें ज़्यादातर यही था, उसकी अगर मैं आपको समरी दूँ तो ये था कि ये हम करने जा रहे हैं, ये हमने शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें अचीवमेंट्स क्या थी, मुझे तो कोई ख़ास अचीवमेंट्स ही मिली। अच्छा, उन्होंने कुछ चीज़ों की अचीवमेंट्स खुद ही ले ली जो उनके वक्त में, उनके दौर में थी नहीं, जैसे कि रद्दुल फसाद। उन्होंने कहा ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, परवेज़ खटक साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2017 में शुरू हुआ था ऑपरेशन, और कुछ करने को मिला नहीं उन्हें। हाँ, पूरे 3 फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अचीवमेंट्स क्या थी कि हम इस मुल्क गए, उस मुल्क से सफीर इधर आए, फिर हम उस मुल्क में गए, ये अचीवमेंट्स थी। ये तो आपका आमतौर पे होता है, ये तो आपका काम है, ये तो अचीवमेंट नहीं है। तो खैर, ये है उसका एक ओवरऑल। हमने कहा आपको एक समरी दे दे रिपोर्ट में क्या था, अगर आप ना पढ़ना चाहें। नहीं, 1-2 और इश्यूज़ हैं, प्लीज़ एक जनरल कमेंट। आप सब ने मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया होगा। मेरा ख्याल है पीटीआई को रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि वो कैसे की जाती है। सबसे पहले कि आप अपनी खुद इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जेक्टिवली किसी बायस के बगैर अपने आप को असेस कर सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल। अगर हमने औरत कार्ड की असेसमेंट करवानी होगी तो हम चारों मिलके तो अपने आप को ग्रीन टिक्स नहीं देंगे, हम किसी और से काटे किस पे मारेंगे? नहीं, हम किसी ऐसी तंजीम या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो मीडिया में ऑल्टरनेटिव मीडिया पे काम करते हैं, ख़वातीन के इशूज़ पे काम करते हैं, उनसे पूछेंगे आपको औरत कार्ड कैसा लगा। तो एक तो हुकूमत अपनी असेसमेंट खुद करती है, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन रिपोर्ट लिखते कैसे? वो जो डीप एनालिटिकल रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भी वही मसला था, इसमें भी यही मसला है कि कुछ डेप्थ एज सच है नहीं। बस एक लाइन में लिखा हुआ है ये हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ एज सच उसमें असेसमेंट नहीं है। ओवरऑल मुझे 2 ये कंसर्न्स हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, एक चीज़, वो जो आपने तकरीब की बात की, उसमें इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा फोकस था। अगर हमने पीटीआई की 3 साल की गवर्नेंस की असेसमेंट करनी है, उसमें इमरान खान साहब की लंबी स्ट्रगल वर्ल्ड कप भी था, तो वो उससे कैसे रिलेवेंट है मुझे समझना चाहिए। चलिए, पहला साल जब आपका हुकूमत में था, आप अपने जो लीडर हैं उनके बारे में बात कर लें। अब तीसरे साल भी इमरान खान साहब की जर्नी, चौथे साल भी अगर पीटीआई 20 साल और है, मतलब हर साल हम इमरान खान साहब की 20 साल से शुरू हुई 40 साल की स्ट्रगल, तो इसका मुझे एज सच अब सेंस समझ नहीं आती। अब पीटीआई इमरान खान के अलावा भी एक पार्टी है या नहीं है? तो मुझे बताएं, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज थी, कितनी थी? 3 चलाई थी उन्होंने, 3 डॉक्यूमेंट्रीज थी, एक कॉन्सर्ट भी था, एक रिपोर्ट भी थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है जब इलेक्शन आते हैं? तो क्या कोई ये रिपोर्ट पढ़ के वोट देगा? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि जो उन्होंने ये डेटा एनालिसिस, जो उन्होंने डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ जो उन्होंने ट्वीट की थी,
तो डेटा तो अगर बोलता होता तो फिर शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, आपको याद होगा शाहजेब खानज़ादा साहब के शो पे बात की थी कि पीटीआई की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये उनके अल्फाज है जो अब इनके वज़ीर ख़जाना हैं। उन्होंने बताया भी कि जी जब इनको मईशत मिली थी तो पहले साल में मतलब 5.5% पे इनको मिली थी, तो वो 1.9% हो गई क्योंकि शरह सूद जो है वो 13.25% कर दी गई। उसके अलावा जो है वो रुपए की कदर भी कम, तो उन्होंने डिमांड ही बिठा दी एक पूरी मईशत के साथ। ये हुआ। अच्छा, दूसरे साल में नेगेटिव होगी, खैर वो कोविड की वजह से, उसके अंदर तो पीटीआई का ऐसा कोई कसूर नहीं है। तीसरे साल के अंदर जब 4% हुई तो इन्होंने कहा हम अब तरक्की की जानिब गामजन है। अच्छा, 5.5% से 4 पे आ गए, लेकिन तरक्की की जानिब हम गामजन है। पहले साल में उन्होंने कहा कि वो इसलिए नीचे गिरी है क्योंकि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट का जो खसारा है हमने उस सबको बड़ा मैनेज कर लिया। अच्छा, वो बढ़ रहा है क्योंकि अब जब तरक्की की तरफ जाते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट में नहीं था? नहीं, ये वो उस ग्राफिक में तो मुझे नहीं नजर आया। अच्छा, फिर जो इनके कर्जे थे जो वो नून लीग के दौर में 14,000 अरब से 24,000 अरब हो गए 5 साल। इन्होंने 3 साल में 24,000 अरब से 38,000 अरब कर दिए। 14,000 अरब बड़ा तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये अब ये तो इन्होंने डाली नहीं है। देखिए कर्जा है या जो भी है, बड़ा तो है। भाई बड़ा है। अगली दफा आप मेमल को दीजिएगा, वो लिख के देंगे आपको रिपोर्ट। नहीं, और चलिए नून लीग का जो भी उन्होंने अगर 10,000 अरब ये चीज़ की भी थी तो उनके कुछ दिखाने को था, कोई बिजली के कारखाने थे, कोई मेट्रो, कोई मोटरवे, कोई एलएनजी का नेटवर्क। इन्होंने क्या किया है? और एक और चीज हो रही है। अच्छा, अचीवमेंट नहीं लिखी, नैब भी अचीवमेंट, नैब है अचीवमेंट। पिछली बार लिखी थी, बहुत तनकीद हुई। इस बार नहीं, देखिए नैब हमको याद आ गया, वो तो आजाद इदारा है। अभी 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब के ही उन्होंने कहा कि शाहजेब सारी मिनिस्ट्रीज काम करने से डरती है नैब के डर से। कोई काम बहुत सारे काम रुक जाते हैं नैब के डर से। तो नैब अगर इतनी बुरी तो ऑपोजिशन तो ये भी अचीवमेंट है। देखो लोग स्ट्रेस फ्री हो गए। तुम लोग तो पॉजिटिव साइड ही नहीं देखते। मैं पॉजिटिव साइड बताऊं, अभी पंजाब हुकूमत की भी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है। नहीं, मुज़दार साहब को कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे। मैं वॉक आउट कर जाऊँ। इज टू क्यूट। अच्छा, मेरा मसला जो था ना वो से ये था कि वो जो उन्होंने ट्वीट के साथ वो जो उन्होंने एक डेटा नामी ग्राफ भेजा था, उसमें कुछ ना जो 3 साल से होता आ रहा है कि ये रीराइट कर रहे हैं ना हिस्ट्री को, कि पहली दफा ये हुआ है। पहली दफा वो नहीं हो रहा होता, लेकिन बहरहाल इसके अंदर उन्होंने कहा कि अच्छा पहली दफा जो है वो एहसास प्रोग्राम उन्होंने आगे टिक कर दिया, तो बाकियों के आगे भाई एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट से हुआ है टिक, वो क्रॉस, क्योंकि उन्होंने एहसास नाम नहीं रखा, उनका नाम भी एसपी था, तो इसलिए। अच्छा, बल्कि उससे भी पहले जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने तब भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए थे, मैटरनिटी प्रोग्राम्स किए थे, लेकिन वो सब हिस्ट्री वाइप आउट हो गई है, ठीक है, क्योंकि नाम एहसास नहीं था। फिर अच्छा, कामयाब जवान प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए, तो वो भी नून लीग का एक यूथ लोन प्रोग्राम था। वो कामयाब था या नहीं था, लेकिन प्रोग्राम तो उन्होंने शुरू किया था। इसी तरह उन्होंने लिखा कि ट्रीज अच्छा, इसलिए तो वैसे मैं मानती हूँ नून लीग ने वैसे कोई दरख्त नहीं छोड़ा, जहाँ नजर आए शहबाज शरीफ बजाते खुद को लाड़ा लेकर काटने पहुंचे। कांटा बनता था। हम आपके साथ है, कांटे बहुत बड़ा कांटा बनता था। लेकिन एक सेकेंड, ये डेवलपमेंट के नाम पे ये हुकूमत भी बहुत दरख्त काट रही है। हाँ, लगा भी रही है दूर दराज, लेकिन काट भी रही है। तो आप लाहौर को देख लीजिए, वॉल्टन की पूरी ये ना कहें कि अच्छा, मैं इनको ये एक पॉजिटिव, मेरे लिए तो इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि शायद ये एक वाहिद सियासी जमात है जो क्लाइमेट चेंज की बात करती है। मेरा नहीं ख्याल है मुस्लिम लीग नून ने कभी सीरियस ही नहीं ली, मिनिस्ट्री नहीं वो डेवलपमेंट में बहुत यकीन था ना, क्लाइमेट का उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये इन्होंने जो भी है ये बार बार इशू को रेज करते हैं, और इनका जो ये इनिशिएटिव है जो उन्होंने पिछले भी खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत थी तब से चल रहा है। लेकिन ये नहीं कि अगर आप नए दरख्त लगाएं और दूसरी जगह जो जंगलात हैं उनको काटना शुरू कर दें और वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बनाना शुरू एग्जैक्टली यही मसला है। और पंजाब में ये रावी के साथ जो है या वॉल्टन, ये हम बहुत ज़्यादा ऐसे देखिए, जनरली अच्छी बात है वो क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो हैं या उनके इफेक्ट्स बिल्कुल इग्नोर करती हैं, तो फिर वो रेट्रिक नहीं हो गया। ये कोई 100-200 साल पुराने दरख्त हैं। मसला ये भी है कि ट्रीज गलती से पीपल्स पार्टी ने भी मैनग्रोव बहुत ज्यादा वहां लगाया है, लेकिन वो WWF में माना, हुकूमत नहीं मानी। अच्छा, वो इतनी
स्पेसिफिक थी, जैसे अगर हमने असेसमेंट करनी है ऑल्टरनेटिव जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लिखे ये तस्वीर किसी की है और अपने आप येलो डोर और बाकी सब क्रॉस स्टार्टिंग विद ए, लेकिन स्पेसिफिक जब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है हुकूमत की परफॉर्मेंस का, तो फिर क्या रिएक्शन आता है हुकूमत? फिर लोग कहते हैं जी 2 आटे की क्राइसिस आई, 3 LNG की क्राइसिस आई, 1 ऑयल की क्राइसिस, चीनी की क्राइसिस अलग आई, तो रिपोर्ट पे रिपोर्ट आती रही। देखिए बिल्कुल इम्पार्शियल होके देखें तो दवाई की कीमतें मेरे ख्याल है 10 से ज़्यादा दफ़ा बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग 13 कह रहे हैं, आई कुडंट फाइंड द एग्जैक्ट वो, लेकिन बढ़ चुकी हुई हैं। चीनी जो है वो बढ़ चुकी हुई है, आटा जो ज़्यादा ज़रूरी है चीनी से वो बहुत महंगा हो चुका हुआ है, पेट्रोल महंगा है, बिजली के बिल देने के लिए लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं। ठीक है चलिए, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन यहीं पे आ गई हुई है ना। और ये एक एक्चुअल इम्पार्शियल रिपोर्ट जो होगी उसमें तो ये प्यारी प्यारी बातें लिखी होंगी। हाँ, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी लिखे होंगे, उन्होंने कुछ पॉजिटिव्स किए हैं, बिल्कुल वी शुड एडमिट, हाउएवर मच वी डोंट वांट टू, लेकिन वो उन्होंने किए हैं, लेकिन ओवरवेलमिंग 3 शुगर क्राइसिस आई, मैंने कहा वो भी मैं कर दूं, 3 शुगर क्राइसिस। तो इम्पार्शियल रिपोर्ट तो ओवरवेलमिंग। और मीडिया के साथ क्या हुआ? मीडिया के साथ मैं ह्यूमन राइट्स की भी बात करना चाहती थी। हाँ, लेकिन आप लोग क्योंकि एक इम्पार्शियल असेसमेंट्स की बात कर रहे थे, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा फॉल आया है इस हुकूमत के दौरान। आप जेंडर पैरिटी रिपोर्ट देख लें, उसमें भी कोई बेहतरी नहीं आई। आप प्रेस फ्रीडम की बहुत सी, इमरान खान साहब को तो प्रेडेटर अगेंस्ट फ्री स्पीच कहा गया है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर इस हुकूमत की, अनफॉर्चुनेटली द थिंग इज़, अक्सर लोग कहते हैं आप लोगों को तो खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं हम तो चाहते हैं जो भी हुकूमत हो वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम सबके लिए ही बेहतरी होगी। सो ये अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये डिसअपॉइंटिंग रही है कारकर्दगी। ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करना चाह रही थी। एक तो बहुत सा जो उन्होंने क्रेडिट लिया है ऑर्डिनेंसेस का लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑर्डिनेंसेस हमेशा के लिए तो नहीं होती, उन्होंने तो लैप्स करना होता है। तो एक तरह वो दिखाती है कि आपका फेलियर है कि आप ऑपोजिशन को साथ लेकर नहीं चले, और कानून साजी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऑपोजिशन को साथ लेकर चलो। इसके अलावा उन्होंने देखिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये 2 हमारे फेडरल लेवल पे बहुत अहम नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं। 2 साल तक दोनों बिल्कुल डिसफंक्शनल थे, क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं वो ये अपॉइंट नहीं हुए। अभी आपने देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, उसके चेयरपर्सन पे कितनी कंट्रोवर्सी थी इलेक्शन के उस पे, बिल्कुल उसका भी लेकिन इस तरह से क्रेडिट लिया गया है। और ह्यूमन राइट्स जब हम बात करते हैं, सबसे अहम होती है जो डिसेंटिंग व्यूज़ हैं। क्या पाकिस्तान में अगर आप क्रिटिकल हैं इस हुकूमत के, अगर आप डिसेंटिंग व्यू रखते हैं, क्या आपको आज़ादी है कि आप अपने प्रोटेस्ट निकाल सकें, आप लिख सकें, आप बात कर सकें? नहीं है। तो चाहे आप लंबी लिस्ट दें कि आपने ये कमेटी बनाई, आपने ये रिपोर्ट की, आपने इसका नोटिस लिया, ओवरऑल जब देखा जाए तो इंसानी हकूक़ को बहुत ज़्यादा झटका लगा है मेरा ख्याल इस हुकूमत के दौरान। एक छोटी सी मैं चीज़ यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूँगी, देखिए हमें तो ये बताया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हुकूमत 1 पेज पे, ऑपोजिशन आपकी कमज़ोर है, फिर भी आप 3 साल में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और जो असली एवेल्यूएशन होता है मेरे हिसाब से एक परफॉर्मेंस का, एक हुकूमत की, वो होता है इलेक्शन। अगर RTS डाउन ना हो तो इलेक्शन में पता चलेगा कि आपकी 5 साल की कारकर्दगी कैसी रही। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री फेयर इलेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।